हेलो बच्चों, मेरा नाम फैजल रजाक है और जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। आप उसके स्कोर्स देख चुके हो, तुम पेपर का पूरा आइडिया लग चुका है हम लोगों को और नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है। हम इतने दिनों तक इस एनालिसिस को इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि हमारी एनालिसिस के बेसिस पर कुछ आप अपने डिसीजंस लें। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि जितना रिवीजन करना है तुम अब तक सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जितना रिवीजन करना है कर लो, और उसके बाद जो लास्ट के कुछ दिन बचेंगे उसमें हम अपनी एनालिसिस से तुम्हें ये बताएंगे कि जो तुमने कर लिया है वो बिल्कुल ठीक है। अब जरा इन चीजों पर थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करके देखो, शायद इससे और ज्यादा फायदा हो। लेकिन अब इस चीज का ऑब्वियस है, ये तो एक प्रिडिक्शन है और इस प्रिडिक्शन को हमेशा सही नहीं माना जा सकता। इसलिए आपने जो अपने हिसाब से अपने बारे में सोचकर जो भी एनालिसिस की थी या जिस तरह का पेपर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया उसमें जो कमियां रह गई वो कमियां हमें आइडिया लग गया, हमने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए उन कमियों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की। ठीक, बट अब लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं इनमें आप और उन चीजों पर फोकस करिए। इनफैक्ट आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए क्योंकि रीजन बड़ा क्लियर है। मैं ये एनालिसिस इस तरह से तुम्हें दिखाने वाला हूं 2 मिनट के लिए कि एक्चुअली अटेम्प्ट्स जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट्स है इनमें कोई खास फर्क ही नहीं। मैं थोड़ा सा यही एनालिसिस करके तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क ना नजर आए और तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट जो है वो न जाने बहुत मुश्किल ना आ जाए या कोई पर्टिकुलर पोर्शन बहुत ज्यादा ना आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा प्रिडिक्शन लगता है जो लास्ट कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखा जा रहा है उससे यही पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि इन सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए हमें एटलीस्ट कुछ पुराने और कुछ इस साल के डेटा पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। इस साल का जो पेपर आया उसमें जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं उनमें ज्यादातर शिफ्ट्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमें ये समझ में आता है कि इस बार जो मेन चैप्टर्स रहे, मैं ये नहीं कहता ये इंपॉर्टेंट थे या ये आसान थे या ये मुश्किल थे या इनको आना ही चाहिए था, ऐसा नहीं। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इस बार के जो टॉप 5 चैप्टर्स थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल बनाए गए वो हमारे सामने हैं। ये जो 25-25 सवाल सोचिए आप, एक चैप्टर से सारी शिफ्ट्स के मिला के बनाए गए हैं। पी ब्लॉक है। देखिए पी ब्लॉक के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बनना भी चाहिए था सर। पी ब्लॉक में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, 18-20, समझ रहे बात को, अब 13, 14, 15, 16 बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो इनके सर हर फैमिली को अगर एक चैप्टर कंसिडर कर लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है सर इस पे सवाल ज्यादा बन भी सकते हैं, लॉजिकल। लेकिन पॉलीमर्स, एवरीडे लाइफ, समझ रहे हैं बात को, ये वो चैप्टर्स हैं सर, ये वैसे 2-4 पन्ने के चैप्टर्स होते हैं, इनमें वैसे भी बहुत कुछ नहीं है लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल बनाए गए। हाँ, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप एनसीईआरटी पर कंसंट्रेट करें। आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जितनी फिजिकल केमिस्ट्री लगानी है, आपको जितने लॉजिकल चैप्टर्स, तगड़े कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स, दिमाग लगाने वाले चैप्टर्स, आपको जो करना है करिए, बट इन चैप्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एनसीईआरटी से इन चैप्टर्स को रटना पड़ेगा ही पड़ेगा, उनको बार बार देखना पड़ेगा, समझ समझ कर उनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज इन चैप्टर्स में आने वाले सवालों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें अकल नहीं लगा पाएंगे आप। लॉजिकली ये सोचा जा सकता है बट फिर वही कि कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, ये क्लियर। तो ऐसे में सर ये वाले जो चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर 25 सवाल, 20 सवाल, 22 सवाल बनाए गए थे इस शिफ्ट में, सर ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हमें अगर ये, अब सोचिए, आप जरा खुद सोच के जाइए कि अगर किसी बच्चे ने इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस किया होता, आप जरा देख लीजिए इन चैप्टर्स के क्या हालात। मैं ये नहीं कहता कि उसके पेपर में ये चैप्टर्स के सवाल ज्यादा आए या नहीं आए, बट ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो ओवरऑल एनालिसिस यही कहती है कि सर एक एक चैप्टर के 20-20 सवाल आपने ओवरऑल इस जेई के अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछ लिए, तो इसका मतलब इन चैप्टर्स की वेटेज अच्छी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सर अगले वाली शिफ्ट में, यानी जो अब हमारे एग्जाम होने वाला है उसमें शायद ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट ना हो। देखिए ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, ये चीज भी अभी मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। ये कंफर्म है कि जो इस शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो ये कि जो टॉप 5 चैप्टर्स हैं जिस पे सवाल बनाए गए थे वो ये चैप्टर्स हैं, जिनमें पहला चैप्टर हमारा बहुत लॉजिकल था, पी ब्लॉक का होना, क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड, प्लस पॉलीमर जैसे और एवरीडे लाइफ जैसे छोटे चैप्टर्स पर भी बहुत सारे सवाल का बनना। स्टोशियोमेट्री जिसकी वेटेज जेई में कुछ कम लग रही थी पिछले कुछ सालों में, वो एकदम से उसकी वेटेज इंप्रूव कर रही। स्टोशियोमेट्री पर ज्यादातर सवाल आपने देखे, हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल देखने को मिले ही मिले, और उसमें लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, समझ लो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे स्टोशियोमेट्री के, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उन पर सवाल पूछे गए। यानी स्टोशियोमेट्री की भी एक अच्छी वेटेज नजर आई, और ये एक अच्छी खबर, ये एक अच्छी खबर है, बिकॉज स्टोशियोमेट्री जनरली हर उस बच्चे का पहला चैप्टर होता है जो आईआईटी की तैयारी या मेडिसिन की तैयारी करता है।
ये उसकी सबसे पहला चैप्टर होता है और इस चैप्टर पर वो काफी कॉन्सेंट्रेट भी करता है कि भाई ऐसा है, हमें आईआईटी की तैयारी करनी है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो इस चैप्टर पर वो बेचारा बहुत जान लगाता है और तब उसको अफसोस होता है जब उसके इस चैप्टर पर सवाल कम दिखते हैं या नहीं दिखते। लेकिन क्योंकि इस बार हर बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर समझदारी से पढ़ा होगा, हर बच्चे को इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस रहता है, तो मजे की बात क्या है, इस चैप्टर पे सवाल बनाए गए हैं और वो भी नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री पर, दैट मींस मोल कॉन्सेप्ट 1 पर। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को इतना यूज नहीं किया गया जितना मोल कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, यानी नंबर ऑफ एन फैक्टर कैलकुलेशंस और टाइट्रेशंस और डबल टाइट्रेशंस, बैक टाइट, इनमें किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। नॉर्मल जो सवाल बनाए गए जिसमें हम और तुम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हम लिमिटिंग रिएजेंट है, हमारी वजह से प्रोडक्ट बनेगा, बताइए कितना प्रोडक्ट हमने बनाया, ये एक्सेस रिएजेंट है, बताइए एक्सेस में ये कितना बच गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस, वो इसके ऊपर सवाल बनाए गए। सर डी और एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लॉजिकल लगता है सर, इसमें भी हमें उम्मीद तो थी, हमने इसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी पढ़े थे और डीएफ ब्लॉक हमने एनसीईआरटी से रटा था। अब उम्मीद तो थी सर इसके ऊपर हर साल नीट पेपर के पेपर में और जेईई के पेपर के मेंस के पेपर में सवाल अब बनते हैं, तो सर हम इसको उम्मीद करते हैं और आगे आने वाले अटेम्प्ट में भी हम उम्मीद करते हैं कि कोऑर्डिनेशन और डीएफ पर सवाल जरूर बनाए जाएंगे। ठीक, बॉन्डिंग लॉजिकल है सर, बॉन्डिंग तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है सर, यानी किसी भी चैप्टर की बात कर लें, चाहे हाइड्रोजन, चाहे एस ब्लॉक, चाहे पी ब्लॉक, आप किसी की बात कर लीजिए, आप सर बॉन्डिंग तो घुसेगी घुसेगी। तो बॉन्डिंग पर कोर सवाल बनाए गए थे, कोर सवाल इन द सेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, शेप्स के ऊपर, एंगल्स के ऊपर, जो कोर सवाल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, फजांस रूल के ऊपर, जो बिल्कुल कोर सवाल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पी ब्लॉक से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स, एमओटी के ऊपर सवाल, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहां पर है, वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल कोर सवाल बॉन्डिंग के ऊपर बनाए गए थे, इसकी वेटेज भी ज्यादा होनी थी और टीचर्स जब कराते हैं तो इस चीज को स्पेसिफिकली बोलते हैं कि बॉन्डिंग के ऊपर आने वाले सवाल कम से कम 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल आपको एक एक पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे सामने दिखाए गए। ये 5 चैप्टर्स हैं जिनकी जो वेटेज, आप इंपॉर्टेंस नहीं कह रहा हूं मैं, बट इस शिफ्ट में जो हो चुकी है जून की शिफ्ट में, इस शिफ्ट में इन चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा थी। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दूसरी बात, इस एनालिसिस को और आगे बढ़ाएं तो इस सेशन में या जो इस शिफ्ट हुई है हमारी, इस प्रीवियस शिफ्ट में हमने और क्या ऑब्जर्व किया है? हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम ये नहीं कहते कि इसमें सवाल सबसे ज्यादा है, बट ये वो कुछ चैप्टर्स है जो बड़े यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। हर शिफ्ट के पेपर में इसके ऊपर एक आधे सवाल आपको देखने। वो कौन से चैप्टर्स थे जिनको हर शिफ्ट में डाला गया था? उनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके सामने है, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, काइनेटिक्स था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, इनफैक्ट सरफेस केमिस्ट्री था, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी और हाइड्रोकार्बन्स। ये वो चैप्टर्स है जिनको यूनिफॉर्मली हर पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये चैप्टर्स भी इन 5 चैप्टर से जो अभी हमारा इससे पहले हमें दिखाई दिए, इन चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर्स भी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी हर शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में 14 सवाल आ गए हैं, किसी में 12 आ गए, किसी के 10 सवाल आ गए। इसका मतलब ये हुआ सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चैप्टर्स को अगर हम देखें तो ये वो चैप्टर्स है। और मजे की बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, ये वो चैप्टर्स हैं जो जनरली बच्चा पढ़ के भी जाता। आप देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम पढ़ के जाएंगे, अब नोट्स निकालने पे सवाल आ गया, अब कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल आ गया, रेडियस निकालो, समझ रहे हो बात को, वेलोसिटी निकालो, वही बोर मॉडल पर सवाल आ गया, आप कुछ फोटॉन्स वगैरह से रिलेटेड सवाल आ गया, एनर्जी फोटॉन की निकालो, ये वो चीजें जो हम करके जाते हैं। तो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं था। काइनेटिक्स जनरली 12th का चैप्टर है और बच्चों को ये इजी लगता है, इस लेवल पर तो ये इजी लगता है जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो सर काइनेटिक्स पे आने वाले सवाल, इलेक्ट्रो पर आने वाले सवाल, मेटलर्जी सर हमको चीख चीख के बताई गई थी कि हमें याद करनी ही करनी है, हमें याद रखनी है, एक बार पढ़ना है, एनसीईआरटी से एक एक चीज को समझना था। तो ये मेटलर्जी के चैप्टर, हाइड्रोकार्बन इसलिए मुझे लगता है जनरली बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि 11th के शुरुआती चैप्टर्स में आता है, और बच्चे जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है, सर ऑर्गेनिक हमें कम समझ में आती है, ऑर्गेनिक में क्या करें क्या करें। तो जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है उस टाइम बड़ा जोश होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टोइचियोमेट्री में जोश होता है। तो स्टोइचियोमेट्री भी बच्चों को काफी हद तक पकड़ में आ जाती है, और ऑर्गेनिक में भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन जैसा चैप्टर जो 11th के चैप्टर हैं, इन पर भी वो काफी हद तक मजबूती लेता है। और सर उसी पे सवाल आया, और वो भी अच्छे लेवल के, सीधे सीधे लेवल होता है। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करेंगे, 2 ब्रोमीन उल्टे सीधे लग जाएंगे सर, एंटी एडिशन वगैरह वगैरह, बड़े आसान से सवाल पूछे गए। प्लस सर सरफेस केमिस्ट्री, ये वो चैप्टर है जो बच्चों को 4 फिजिकल चैप्टर 12th के खत्म होने के बाद दिखाई देता है। तो बच्चों को इस चैप्टर में भी थोड़ा सा सुकून मिलता है कि यार चलो सवाल लगाते लगाते पक गए, अब सरफेस केमिस्ट्री रट डालते हैं। सरफेस केमिस्ट्री पर भी इस बार सवाल देखने को मिला। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा, बट ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हर पेपर में एक आधे सवाल, किसी में है एक शिफ्ट को छोड़ के दूसरी शिफ्ट में मिल गया, तीसरे में मिल गया, चौथे में ब्रेक हो गया,
यानी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चैप्टर्स थे जिन पर सवाल बनाए गए। समझ में आ रहा है? एक और एनालिसिस लेते हैं। तीसरी एनालिसिस ये है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिन पर हमारा मानना ये था कि ये चैप्टर्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये हमारा, मैं अपनी भी बात करूं, इनफैक्ट हर टीचर का मानना होगा ये वाली बात कि इन चैप्टर्स की अपनी एक अच्छी इंपॉर्टेंस है, इनकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इनकी इस शिफ्ट में वेटेज कम दिखाई दी, यानी चैप्टर्स विद लो रिप्रेजेंटेशन बट एज सच दे आर इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। और तुम भी इस बात को एग्री करोगे, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर था, जिसको आप एल्काइल हैलाइड्स बोल सकते हैं, या फिर इसी के अंदर कुछ अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 E1 E2 E1 CB SNAR1 SNAR2 बेंजाइन मैकेनिज्म वगैरह वगैरह, ये सब जो आती हैं वो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के पोर्शन, जिसको जनरली टीचर्स जोर देके बोलते हैं कि भाई ऐसा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल मेन बातें हैं, इनफैक्ट यही सारी बातें हैं। इसके अलावा दो चार चीजें बचती हैं सर, वो एल्डिहाइड कीटोन के एल्डोल पेल्डोल की चीजें बच जाती हैं, दो चार रिएक्शन बच जाती हैं, अमीन्स वमीन्स ऑर्गेनिक खत्म हो जाती, कुछ खास बात नहीं। यानी ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको टीचर्स मानते हैं कि अगर ये चीज क्लियर है तो बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक। दूसरी सर केमिकल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सर, हमें ऐसा लगता है इसकी वेटेज है, और आपने भी सवाल पूछे बट वही वाली बात आती है, सर इतने सवाल आपने नहीं पूछे, आपने कम रखा इसकी वेटेज, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस शिफ्ट में आप गैसियस स्टेट भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी वेटेज कम रखी गई, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी वेटेज कम रखी गई। यानी केमिकल और आयनिक, जिस तरह से एनसीईआरटी में ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम भी एक ऐसा चैप्टर, या इक्विलिब्रियम भी एक ऐसा चैप्टर था जो इस शिफ्ट में, ये जो हमारा इस अटेम्प्ट में, जून के अटेम्प्ट में अच्छा खासा पूछा गया। तो इसलिए ये चैप्टर भी पूछे जाने वाले चैप्टर्स में इंक्लूड किया जाना चाहिए, और इस चैप्टर की भी वेटेज अच्छी खासी रही है। आगे आने वाले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो इक्विलिब्रियम की इस वेटेज को मेंटेन करे। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही जैसे अभी हमारी बात हुई थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। वेटेज थोड़ी कम दिखाई दी बट इंपॉर्टेंट है, अगले आने वाले अटेम्प्ट में इस पर सवाल जरूर बनाए जाने चाहिए। ठीक। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आइसोमेरिज्म, यानी आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआती चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, जीओसी, आइसोमेरिज्म, इन दोनों को छोड़कर वो तीसरे चैप्टर हाइड्रोकार्बन पे चला गया जिसपे उसने ज्यादा सवाल बनाए। तो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज ऑलमोस्ट अगर वो मेंटेन करना चाहता है तो वो जीओसी और आइसोमेरिज्म के ऊपर सवाल पूछ सकता है। सॉलिड स्टेट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिस पर सवाल बनाए जाने चाहिए, इस बार भी उसके ऊपर सवाल ज्यादा नहीं बनाए गए, हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके ऊपर सवाल ज्यादा बनाए जाएं। यानी ये वो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेरे हिसाब से हर बच्चे को इन चैप्टर्स को पढ़ लेना चाहिए, इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी लेवल पर सही से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि अगर उसने डिफिकल्टी लेवल और मॉडरेट लेवल और इजी लेवल को ऑलमोस्ट सिमिलर रखने की कोशिश की नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जुलाई के अटेम्प्ट में, तो हो सकता है कि वो उन चैप्टर्स की वेटेज, उन चैप्टर्स को हटाकर ये जो चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है जिस पर इस शिफ्ट अटेम्प्ट में कम सवाल पूछे गए थे, हो सकता है कि वो इन चैप्टर्स पर सवाल इंक्रीज कर दे। तो इसलिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि इन चैप्टर्स पर इस बार सवाल थोड़े से ज्यादा इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो इसलिए और ऐसी भी बात है सर, ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए नए नहीं है, हमने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, हम इन चैप्टर्स को हमने, इसलिए आज आपने ये चीजें बताई हैं, हमने इससे पहले आपके आज बताने से पहले भी हमने ये चीजें रिवाइज कर रखी। इसलिए इन चैप्टर्स की वेटेज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है, और हमारे लिए ये अच्छा है कि अगर इन चैप्टर्स पर सवाल ज्यादा बनाए जाएंगे तो हमें ये अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, और एनालिसिस जरा सी और थोड़ी सी एनालिसिस करके देखते हैं। ये देखो, अब क्योंकि हम इस चीज पर आ रहे हैं कि हमें जो हो चुका है वो तो ठीक, जो होने जा रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये तो कोई नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है, बट एटलीस्ट जो हो चुका है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने 2021 की फरवरी की एक एनालिसिस ली है, और उस एनालिसिस में मुझे ये समझ में आता है कि बड़ा एक यूनिफॉर्म पेपर बनाया गया था फेब शिफ्ट का, और उसमें ऑलमोस्ट तीनों पोर्शंस के वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर थे, लगभग 35%, 33%, 37%, ऑलमोस्ट सिमिलर। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है जो पहला अटेम्प्ट जेई ने बनाया था फरवरी का 2021 में, वो ठीक था सर, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर पोर्शन थे, और डिफिकल्टी लेवल या मॉडरेट लेवल के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो ये अटेम्प्ट एक ऐसा था जिसमें अगर बच्चे ने एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है तो वो पेपर ऑलमोस्ट ठीक सा करके आए। लेकिन इसी में अगर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट की बात करें जो मार्च का अटेम्प्ट था, उसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर था, सिर्फ फर्क इतनी थी सर,
ऑर्गेनिक की वेटेज को थोड़ा सा कम किया गया था और फिजिकल इनऑर्गेनिक की वेटेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। लेकिन सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए हमारे साथ ऐसा इस बार हो गया कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन की वेटेज इंक्रीज कर दी जाए और किसी की बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी जाए। तो देखो बहुत ज्यादा डिक्रीज तो यहां भी नहीं की गई है, बट एक चीज क्लियर है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम ये नहीं करके जाते, या शायद ही तुम में से कोई ऐसा होगा जो ये कह के जाए कि सर फिजिकल जीरो आती है, जीरो, कहीं फिजिकल के सवाल ज्यादा पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं, तुम्हें तीनों चीजें तुमने पढ़ी हैं, तीनों चीजें तुम करके जाते हो। वो अलग बात है कि किसी चीज में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और किसी चीज में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसा तो तुम्हारे साथ नहीं होने वाला। अच्छी बात यह होगी, जो मैं तुम्हें अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, वो ये अच्छी बात यह होने वाली है कि फरवरी का जो अटेम्प्ट 2021 का था, उसमें जो इजी वाला पोर्शन था, ये देखिए आप, वो 50%, 51%, 51% के आसपास था। सर ये वाला मुश्किल पोर्शन था, सर इससे तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है। और ये मीडियम लेवल था, ये उन बच्चों के लिए था जो अपना ठीक ठाक तैयारी करके गए थे, उन्होंने इजी और मीडियम में खेला और मस्त बाजी मार ली। समझिए बात को। अब सर ये बताइए, ये तो फरवरी का था, अब इसमें तो तीनों पोर्शन बराबर आए थे, चलिए ठीक है। लेकिन जो मार्च था उसमें आपने बताया कि सर फिजिकल का पोर्शन थोड़ा सा, ऑर्गेनिक का पोर्शन घटाया गया था और बाकी पोर्शन इंक्रीज किए गए थे। सर वहां क्या होगा? अरे देखिए आप, वहां क्या होगा, ये फरवरी का अटेम्प्ट है और ये आपका मार्च का अटेम्प्ट। हमें फर्क क्या पड़ रहा है? सर हमारा खेलने का एरिया तो आज भी उतना ही बड़ा है। हमें पहले 51% खेलने की जगह मिलती थी, अब 53% खेलने की जगह मिलती है। हार्ड पोर्शन अगर आप बढ़ा भी दे, लेकिन आपने इजी पोर्शन को नहीं कम किया। समझिए, हार्ड पोर्शन इजी पोर्शन की कॉस्ट पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। पहले जो हार्ड पोर्शन था वो 3% था, इजी पोर्शन 51% था, मीडियम पोर्शन 46% था। अब जो हार्ड पोर्शन है वो 10%। अरे सर हार्ड पोर्शन बढ़ गया तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी? इजी पोर्शन पहले 51 था और आज 53 है। इजी पोर्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सर। हमें जिस एरिया में खेलना है, हमें जब उस पर खेलने के लिए और जगह दे दी गई 2%, तो हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता आपने क्या बढ़ाया क्या नहीं घटाया। यानी कहने का मतलब एक चीज क्लियर है सर, देखो ये तुम्हें सिर्फ अच्छा लगने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर अब हार्ड पोर्शन बढ़ रहा है तो हमें स्कोर करना मुश्किल होगा। ऑब्वियस है, जो बच्चा पूरा स्कोर करने की सोच रहा है, 100% स्कोर करने की सोच रहा है, उसको यह तकलीफ जरूर होगी क्योंकि 3% से अगर 10% हार्ड पोर्शन इंक्रीज करेगा तो उसके टॉप स्कोर या 100% स्कोर करने के चांसेस थोड़े से तो कम हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसे बच्चे की बात की जा रही है जो ये सोच रहा है कि नहीं नहीं सर हमें 100% स्कोर नहीं करना है, हमारा काम इतने से चल जाएगा, तो अगर मैं 2-4 सवाल कम ज्यादा भी करूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे में उसको चाहे पेपर कैसा भी बना दिया जाए, उसको खेलने की जगह दी जाएगी। मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं ये वाली एनालिसिस दिखाकर, और इस आज की पूरी बातचीत का पर्पस सिर्फ इतना है। हमें नहीं पता कि जुलाई में क्या करने वाला है, हमें नहीं पता कि आगे आने वाले 4-5 दिनों में वो क्या करने जा रहा है, लेकिन हमें इतनी बात समझ में आती, वो ये समझ में आती है कि चाहे उसको पेपर टफ बनाना हो, चाहे उसको पेपर जैसा बनाना हो, चाहे अगली बार ये कहने को हो जाए कि यार इस बार की शिफ्ट जो है गजब बना दी गई और ऐसी बना दी गई वैसी, लेकिन पूरा एक दिमाग जरूर कहता है, वो ये कि उसको जो करना है कर लेने दो, लेकिन वो तुम्हें खेलने की जगह जरूर देगा। अब समझदार बच्चा क्या जानता है? समझदार बच्चा ये जानता है कि भाई ठीक है, तुमने इस पोर्शन को बढ़ाना है, तुम इस पोर्शन को बढ़ाते जाओ, लेकिन तुम हमारी जगह में मत आना। तो ऐसे में वो अपनी इस जगह को फैलाने के लिए मीडियम वाला पोर्शन कम करेगा। मीडियम वाला पोर्शन अगर वो कम भी करता है तो भी आधे से ज्यादा खेलने की जगह तुम्हें मिल रही है। आप अपने नंबर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करके, इस जगह पर गलती ना करके और इस जगह से कुछ नंबर चुराकर इस पोर्शन को बढ़ने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पोर्शन को पूरा पकड़कर और इस पोर्शन में से कुछ पोर्शन कवर करके मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं। यानी मेरा मानना यह है और मेरा सुझाव, मेरा सजेशन तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि सर ये क्या बात होती है, पिछले साल हार्ड पोर्शन कम था और ये देखिए अगली अटेम्प्ट में हार्ड पोर्शन बढ़ गया, तो सर इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए जून का हार्ड पोर्शन कम था और जुलाई का हार्ड पोर्शन बढ़ जाए। अरे बढ़ने दो ना यार, तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? तुम उस चक्कर में मत पड़ो। ये तुम्हें अच्छा लगाने के लिए मैं ये कहता हूं, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तुम कम से कम ये तो देखो कि यार जो इजी वाला पोर्शन था, जो फरवरी के अटेम्प्ट में 51% था, वो आज मार्च के अटेम्प्ट में भी, लास्ट ईयर मार्च के अटेम्प्ट में भी 53% था। यानी खेलने की जगह वो तुम्हारी कम नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पेपर टफ कर देगा, कौन सा पेपर इजी कर देगा। हां ये जरूर है कि अगर तैयारी में थोड़ी सी जोर मार दी जाए तो ये खेलने की जगह तो पूरी पकड़ लूंगा, मीडियम पोर्शन को और पकड़ लूंगा, तो सर स्कोर तो जबरदस्त लेके आऊंगा। यानी आप समझदारी से काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और अच्छा पेपर स्कोर कर नंबर लेके आएंगे। दिमाग में यह बिल्कुल ना रखा जाए कि हमारा स्कोर कम ना हो जाए क्योंकि पेपर टफ आ जाएगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल बेवकूफी की बातें हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है हमारा खेलने का एरिया तब भी वही था, हमारे खेलने का एरिया अब भी वही। जहां तक
आप इस बार की बात करें, जून की बात करें, तो जून को देखकर एक चीज समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि सर इस बार जो खेलने का एरिया है वो 42% दिया गया है। चलिए ठीक है, यानी वही सर ऑलमोस्ट आधा खेलने का एरिया है। सर मीडियम पोर्शन बहुत ज्यादा है, सर डिफिकल्ट पोर्शन हमारा 11% है। चलिए ठीक, यानी ऑलमोस्ट जो है कुछ कुछ एनालिसिस की अगर बात करें तो ये एनालिसिस कुछ कुछ हमारी मार्च और फरवरी अटेम्प्ट लास्ट ईयर के कुछ कुछ मैच करती है। सर डिफिकल्ट एरिया, इजी एरिया, मीडियम एरिया, सर ये आपका है। अच्छा, मैं पिछली बार के फरवरी मार्च को और इस बार के जून और जुलाई को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। ठीक, जुलाई में क्या हो सकता है, तो पिछली बार के फरवरी और मार्च को देखा जाए तो हार्ड पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज करा है। ठीक, अब अगर हार्ड पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज करा है तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि इस बार भी चलिए आप थोड़ा सा हार्ड पोर्शन और इंक्रीज कर देंगे। चलिए हम मान लेते हैं। तो अगर आपने, अच्छा, इस बार भी हार्ड पोर्शन को इंक्रीज करने का लॉजिक कुछ कुछ ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स के सवाल ज्यादा आ गए जो बच्चे जनरली पढ़ के कम गए थे, समझ रहे हो, तो इससे भी बच्चों को पेपर टफ लगने लगा। यार ये क्या बात होती है सर, वो ड्रग का नाम पूछ लिया सर, उसकी शक्ल पूछ ली, उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया, ये सब तो हमने याद नहीं किया था, तो बच्चों को वो पेपर इसलिए गंदा लगने लगा। ठीक, बट फिर भी अगर मैं इस बार भी डिफिकल्ट पोर्शन को थोड़ा इंक्रीज करूं, लेकिन कुछ करना हो सर, एनालिसिस तो ये कहती है कि ये एरिया बढ़ेगा, तो एरिया में जो कमी आएगी वो तुम्हारे अंदर आएगी मीडियम में। सर इजी पोर्शन तो इंक्रीज ही करता है, सर इजी पोर्शन में फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आज भी वही जगह, यानी जो जगह तुम्हें अभी मिल चुकी उतनी जगह तुम्हें पक्का मिलेगी। तो दैट मींस जिस बच्चे ने स्कोर 1% किया था, उस बच्चे का स्कोर 1% से तो ज्यादा ही आना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यानी ये जगह इंक्रीज कर सकती है, ये डिक्रीज नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने दिनों के बाद अगर तुमने इस चीज को एनालाइज कर लिया कि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो तुमने कम तैयार किए थे, जिसपे सवाल बहुत आ गए, और अगर वो तुमने तैयार कर रखे, वो तैयार तुमने कर लिए, तो आप समझ लीजिए सर ये तो मुझे पहले से आते थे, ये तो इस बार भी मिल जाएंगे। बचे हुए वो चैप्टर जिनकी वजह से मुझे ये पेपर मॉडरेट या डिफिकल्ट लग रहा था लास्ट जून का अटेम्प्ट, सर इसमें से भी कुछ बाजी मार लूंगा। सर ये दोनों पोर्शन मिलकर मैं इस बार जबरदस्त स्कोर कर लूंगा। आपको हार्ड पोर्शन बढ़ाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हार्ड पोर्शन 11 की जगह 15% कर दीजिएगा, 15% करते ही 4% यहां से माइनस कर दीजिएगा। सर ये बढ़ेगा, सर ये तो बढ़ेगा या बराबर रहेगा, ये कम नहीं कर सकते, क्योंकि इजी पोर्शन हमें खेलने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है, उस नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये कंफर्म है कि आपका इजी पोर्शन इंक्रीज करेगा, आपका डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज कर सकता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मीडियम पोर्शन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इजी पोर्शन। तो दैट मींस हर बच्चा अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दे दे, हर बच्चा इतना कॉन्फिडेंट जरूर हो जाए कि ऐसा है, अगर मेरे इस अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल स्कोर आया, 98 परसेंटाइल स्कोर आया, 99 परसेंटाइल स्कोर आया, तो इस बार मेरा अटेम्प्ट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है, इसमें मेरा परसेंटाइल इंक्रीज करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं। हां यह जरूर है कि आप थोड़ी समझदारी से उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें जिन चैप्टर्स पर उसने सवाल पिछले अटेम्प्ट में पूछे थे, उन चैप्टर्स पर यह सवाल इस पोर्शन में भी पूछ सकता है। यानी जो गलतियां आपने पिछली बार कर दी थी, उन गलतियों को आप दोबारा मत करिएगा। ठीक, और जहां तक सवाल आता है हमारे सजेशन का, तो मेरा सजेशन यह है कि इन चैप्टर्स पर थोड़ा सा और एक बार रिवीजन, मैंने इसलिए बिल्कुल लास्ट में तुमको ये एनालिसिस दी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कहने पे तुम इन चैप्टर्स को पढ़ो, बट एटलीस्ट मेरा मानना यह है कि इन चैप्टर्स को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज जरूर कर लेना। सॉल्यूशंस को मैं इसलिए कंसीडर करता हूं क्योंकि सॉल्यूशंस अकेले सॉल्यूशंस के ही सवाल नहीं, वो एक्चुअली स्टोशियोमेट्री को भी इंक्लूड कर लेता है। वही मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम वाली बातें वो इसके अंदर डाल सकता है। केमिकल बॉन्डिंग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके कोर सवाल भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, प्लस वो ब्लॉक केमिस्ट्री को भी इससे साथ जोड़ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डीएफ ब्लॉक जिस पे सवाल हर साल आते हैं, तो मुझे तो कोई शक ही नहीं है कि डीएफ और कोऑर्डिनेशन पर इस बार भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सवाल बनेंगे ही बनेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल एवरीडे, इसमें कोई शक नहीं है, भरा था उसने पिछली बार, वो इस बार भी भरेगा ही भरेगा। वो बेवकूफ होंगे जिन्होंने अपनी पिछली गलती से नहीं सीखा, जिन्होंने इतने दिन के टाइम में भी इन चैप्टर्स को घोटा नहीं, रटा नहीं, चाटा नहीं, आप समझ लीजिए वो फिर नुकसान में रहने वाले हैं। इसलिए इन तीनों चैप्टर्स को तो घोटना ही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं 1 मिनट का, वो ये, इस तरह से फरवरी और मार्च लास्ट ईयर में उसने एक पोर्शन की वेटेज थोड़ी बढ़ाकर एक की गिराई थी, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी यह हरकत हो जाए। अगर इस बार यह हरकत होती है तो हो सकता है ऑर्गेनिक की वेटेज थोड़ी सी इंक्रीज करे। अब अगर ऑर्गेनिक की वेटेज इंक्रीज करती है सपोज, तो ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि वो रिएक्शन मैकेनिज्म और कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेकर सवाल जरूर बनाएगा, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म्स में एल्काइल हैलाइड जिसमें SN1, SN2, E1, E2, E1, CB टाइप्स की रिएक्शंस या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, और प्लस कार्बोनिल कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी इंक्लूड
कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अगर ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ती है तो इन चैप्टर्स पर सवाल इंक्रीज करेंगे। पी ब्लॉक अनडाउटली वो सवाल पहले भी बनाता था, वो इस बार भी सवाल बनाएगा। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको लास्ट में जरूर अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई अफसोस ना हो। मेरा मानना यह है कि आप लोग अगर अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी अकल का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले तो आपका स्कोर इतना इंप्रूव कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो अकल सिर्फ इतनी है, जो गिरकर भी नहीं संभले उनको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। और गिरकर वो कौन लोग थे जो गिरे थे, जिन्होंने इन 3-4 चैप्टर्स पर ढीलापन दिखाया था। तो जो बच्चा आज भी इनको ढीला छोड़ के जा रहा है वो पक्का नुकसान में रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इन चैप्टर्स को तो आप किसी भी सूरत में वेटेज कम इनकी दे ही नहीं सकते। एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की थी वो मैं तुमको और शेयर कर दूं। कुछ सवाल ऐसे थे जो मैंने देखे जिन पे एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट इनमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कौन सा नहीं है, तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो भी वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? बच्चे के दिमाग में आएगा ये सवाल छोड़ देते हैं यार, ये तो लग रहा है बेकार हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर सही है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दें, बोनस में चला जाएगा ना। नंबर तुम्हें सिर्फ तब मिलेंगे जब उन दोनों जो तुम्हें सही लग रहे थे उनमें से तुम किसी एक को टिक करोगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना। यानी अगर किसी सवाल में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं तो ऐसे में आप कम से कम एक ऑप्शन जरूर टिक करके आइएगा। अदरवाइज अगर आपने ये सोच के सवाल छोड़ दिया कि भाई इसमें तो 2 आंसर सही है, हम कौन सा टिक करें, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, लग रहा है सवाल गलत है और बोनस मिलेगा, तो आप समझ लीजिएगा नंबर आपको लेकिन तभी मिलेंगे जब आप उन 2 सही आंसर्स में से किसी एक को टिक करके जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा इस बार जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है। मेरा अपनी तरफ से तुम सब लोगों के लिए बहुत बहुत विशेष हैं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग खूब अच्छा पेपर करो। जिस बच्चे से जो भी कमियां रह गई हैं वो कमियां दूर हो जाएं। और मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूं कि बचे हुए दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको, और वो तुम्हें भी पता है, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, घोट लो, याद कर लो, ताकि किसी भी तरह का कोई अफसोस ना हो। तो मेरी तरफ से यही एनालिसिस मैं तुम्हें देना चाह रहा था। इस एनालिसिस से सिर्फ तुम्हें एक ही बात बताना चाह रहा था, 2 अटेम्प्ट्स में डिफरेंस चाहे जो भी हो, चाहे जितना क्यों ना हो, लेकिन खेलने की जगह तुम्हें उतनी मिलेगी या उससे ज्यादा मिलेगी। तुम्हारी परसेंटाइल इंप्रूव करेगी करेगी अगर तुमने इन दिनों में कुछ भी मेहनत की है तो। प्लस अकल लगाकर कुछ चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस कर लिया जाए तो शायद इंप्रूव कर दिया जाए, क्या जबरदस्त स्कोर इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।